हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर और कंप्यूटर को पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लासिफिकेशन। और इसमें भी मैंने थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ाया था, तब जाके लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं कंप्यूटर्स के बेस्ड ऑन कंप्यूटेशनल मेथड या फिर साइज एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी क्लासीफाई करते हैं, एंड पर्पस के अकॉर्डिंग भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं। ठीक, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेबिलिटी। तो साइज में हम देख सकते हैं कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास होता है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, और एक होता है, सॉरी एक मिनट, हाँ जी, एक होता है हमारे पास मिनी कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला बेस्ड ऑन साइज जो कि हमारे पास आता है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। इन्हीं माइक्रो कंप्यूटर्स को ही हम क्या कहते हैं, पोर्टेबल कंप्यूटर्स कहते हैं। और इन्हीं कंप्यूटर्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा कामों में। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ये लीस्ट पावरफुल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यूज़ इन्हीं का होता है। जो इनका सीपीयू होता है वो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। फॉर एग्जांपल, हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर है जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं या पर्सनल कंप्यूटर पीसी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर या पीसी मतलब आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका पीसी हो सकता है, जो आपके घर में ऑफिस में यूज़ होता है। तो ये क्या होता है, स्मॉल होते हैं, रिलेटिवली इकोनॉमिकल कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे मतलब लेस कॉस्टली होते हैं, ज़्यादा महंगे ये नहीं होते हैं। दीज आर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी। इनमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी होती है, और जिसको एक चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर एक चिप होती है सिलिकॉन की, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप। ये बनी होती है बेटा सिलिकॉन की, और सिलिकॉन अपने आप में क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है। क्लियर इतना? इसी तरीके से एक और टाइप है माइक्रो कंप्यूटर का, जिसको हम कहते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं बेटा? वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। तो ये ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ यूजर, एक यूजर या ग्रुप ऑफ यूजर्स इंगेज होते एक बिजनेस में या किसी प्रोफेशनल काम में, तो वो इसको यूज करते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर को। ठीक है, it includes one or more high resolution displays and a faster processor than personal computer। अब इस जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर होता है, ठीक, इसमें हाईली रेजोल्यूशन डिस्प्ले होते हैं। ठीक, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले होते हैं, और ये क्या होते हैं, फास्टर होते हैं। इनका जो प्रोसेसर होता है या इनकी जो स्पीड होती है, ये फास्टर देन होती है किससे, पर्सनल कंप्यूटर से, जिसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। बोलो इतना क्लियर? इस तरीके से नेक्स्ट आता है लैपटॉप। ये भी पीसी की तरह ही होता है, लेकिन अब इसमें सारा कुछ सिस्टम अंदर ही होता है, तो इसको हम लैपटॉप कहते हैं। ठीक, तो दीज कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक। इनको ही हम, लैपटॉप्स को ही हम अल्ट्रा बुक या नोटबुक कहते हैं। तो ये पोर्टेबल होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, और इसमें सब कुछ अंदर ही होता है। जैसे कि रिचार्जेबल बैटरी होती है। रिचार्जेबल बैटरी मतलब जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये इसको हम हैंड हेल्ड कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, कहीं पर भी इजीली कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और माइक्रो कंप्यूटर होता है, जिसको हम कहते हैं हैंड हेल्ड और पाल्म टॉप कंप्यूटर। हैंड हेल्ड और पाल्म टॉप कंप्यूटर, तो ये क्या होते हैं, एक तो ये छोटे होते हैं, और दूसरे ये इतने छोटे होते हैं कि आपके हाथ पाल्म में आ सकते हैं। पाल्म मतलब हाथ। ठीक है, तो इसको इसी से ये नाम पड़ा पाल्म टॉप कंप्यूटर। पाल्म टॉप कंप्यूटर हम इसको कहते हैं। ठीक, तो इनको हम यूज करते हैं फॉर सर्टेन फंक्शंस लाइक फोन बुक्स, कैलेंडर्स के लिए। ठीक है, दे यूज द पेन फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड तो इसमें ऑब्वियसली लगेगा नहीं। ठीक है, इसमें छोटी सी डिस्प्ले होती है, और हम एक पेन का यूज करते हैं, जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्टाइलस कहते हैं। एग्जाम्पल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसमें होता है, जो हमें गाइड करता है, जिसको हम यहाँ से डाटा एंटर वगैरह करते हैं, वो वहाँ से आउटपुट दे के निकाल के लाता है। या ऐसे ही एक टैबलेट होता है। ठीक है, टैबलेट भी आप देख सकते हो, एक छोटा सा मतलब वो होता है, उसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और होता है माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में, जिसको हम टैबलेट कंप्यूटर कहते हैं।
ठीक। तो इनमें क्या होता है, दे हैव की फीचर्स ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर, कुछ फीचर्स होते हैं नोटबुक कंप्यूटर की तरह, बट दीज कैन एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम ए पेन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस। लेकिन इसमें माउस या कीबोर्ड नहीं होता है, बल्कि एक पेन होता है जिसको हम स्टाइलस कहते हैं। ओके, चलिए जी, आप यहाँ पे अब आप देख सकते हो, यहाँ पे ये है हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर इस तरीके से। इसमें माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है और ये सीपीयू वगैरह होता है। ठीक है, इसको हम केस भी कहते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें होते हैं। इसी तरीके से ये हो गया हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये बहुत ही सिमिलर है इस पर्सनल कंप्यूटर की तरह। ठीक है, लेकिन इसकी जो डिस्प्ले होती है हाई रेजोल्यूशन होती है एज कंपेयर टू दिस डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर, या हम कहेंगे इसको ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीड भी फास्टर होती है इस पर्सनल डेस्कटॉप कंप्यूटर से। तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लैपटॉप है, और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्या है, नोटबुक है, या हम कहेंगे पेन टैब है या टैबलेट है। तो इसी तरीके से ये आप देख सकते हो पाल्म टॉप कंप्यूटर है। दिस इज टैबलेट कंप्यूटर एंड दिस इज पाल्म टॉप कंप्यूटर या हैंड हेल्ड कंप्यूटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके जी। सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज या साइज की बेसिस पे, कैपेबिलिटी की बेसिस पे, फिर दूसरी कैटेगरी आती है हमारे पास कंप्यूटर्स की, जिनको हम मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिनी कंप्यूटर्स कहते हैं। ओके, ये भी क्या होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं, फास्टर होते हैं एंड कॉस्ट लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं उनसे तो इसकी कॉस्ट कम होती है, स्पीड भी कम होती है, ठीक है, साइज भी कम होता है। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनसे तो ये बड़े होते हैं। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होते हैं। ओके, इनिशियली द मिनी कंप्यूटर वाज डिजाइनड टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क्स। जब पहले पहले ये आ गया मिनी कंप्यूटर, तो तब इनको स्पेसिफिक टास्क्स के लिए यूज किया जाता था। लाइक इंजीनियरिंग फील्ड में कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कैलकुलेशंस में, तो ये फुल फॉर्म्स याद रखना, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, पूछी जा सकती है एग्जाम में कैलकुलेशंस में। लेकिन आज की डेट में इसको यूज किया जाता है बहुत सारे कामों के लिए। ठीक है, दे आर बीइंग यूज्ड एज सेंट्रल कंप्यूटर विच इज नोन एज सर्वर। ठीक है, सर्वर्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। सर्वर क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा होगा नेटवर्किंग में। ठीक है, तो सम मिनी कंप्यूटर्स आर, कुछ मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। IBM 17, DEC PDP 11, HP 9000 एटसेट्रा। तो इन टर्म्स को भी आप नोट डाउन करके रख लेना, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा हाईलाइट करके रख लेना अपने नोट्स पे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनी कंप्यूटर। ठीक है, तो इन में से कोई ऑप्शन होगा, या एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। तो वहां पे 3-4 ऑप्शंस होंगे और एक ऑप्शन होगा जो माइक्रो कंप्यूटर या कुछ और हो सकता है। तो उस केस में वो आपका आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर इतना? चलिए जी, नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिनी कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ये है आपकी शक्ल, जो आप देख सकते हो, आपकी शक्ल नहीं, मिनी कंप्यूटर्स की शक्ल। ठीक है, now next we have one of the most important type of computer, that is mainframe computers। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बड़े होते हैं, लार्जर साइज में होते हैं। ठीक है, इंटरनल मेमोरी एंड स्टोरेज भी इनकी लार्ज होती है एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। मोर कंप्यूटेशनल पावर इनमें होता है। ठीक है, काफ़ी बड़ी वाइड रेंज होती है इनमें। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम कहते हैं कंसिडर्ड एज हार्ट ऑफ नेटवर्क। हार्ट ऑफ ए नेटवर्क हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को कहते हैं। ठीक है, या सारे टर्मिनल्स का हार्ट जो होता है उसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर इतना? ओके जी। तो कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे कि IBM 370, IBM S/390, यूनिवेक 1110 एटसेट्रा। बस 2-3 याद रखने हैं, बात खत्म। ये है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, आगे चल के और भी इसको यूज़ हम करेंगे, देखेंगे कि इनके फंक्शंस क्या है, ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा इनकी क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से होता है। नाउ
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे पास, और सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है जिसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है, जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। क्या कहते हैं बेटा? सुपर कंप्यूटर कहता है। ये जो सुपर कंप्यूटर होता है, सुपर अपने आप में सुपर है ना, तो ये फास्टेस्ट होगा, ठीक है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव होगा, सबसे महंगा है सुपर कंप्यूटर, ठीक है, और मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। लार्ज है ये साइज में, एंड मेमोरी भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। सारे कंप्यूटर्स में से ये लार्ज है, इसकी मेमोरी ज़्यादा है, फास्टेस्ट है, और मोस्ट पावरफुल है, और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, राइट। तो जो सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड होती है उनको मेजर किया जाता है फ्लॉप्स में, FLOPS, फ्लॉप्स। और फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। FAA एग्ज़ाम 1.0 यानी कि पहला वाला एग्ज़ाम जो स्क्रैप हुआ था उसमें ये पूछा गया था फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, या स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर्स किस तरीके से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो क्या है फ्लॉप्स की फुल फॉर्म? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, राइट। तो जो अब हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हाईली ज़्यादा कैलकुलेशन करनी होगी, इंटेंसिव टास्क्स होंगे। फॉर एग्जांपल ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। अब ये जो वेदर फोरकास्टिंग है, हम इसको प्रिडिक्ट करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं कि वेदर कैसा रहने वाला है, तो इसकी कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट इंटेंसिव टास्क्स होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर्स, डिफिकल्ट टास्क्स को मतलब कैलकुलेट करने के लिए। या इसी तरीके से न्यूक्लियर रिसर्च, आप देख सकते हो कि वहाँ भी किस तरीके से कैलकुलेशन होती होगी। या मिलिट्री एजेंसीज, साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, काफ़ी बड़ा यूज़ रहता है इनका, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव ये होते हैं, ठीक। तो चलिए इसी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे सुपर कंप्यूटर के, जहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, ठीक है। पहला पॉइंट, क्रे 1 वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड बाय सेमोर रोगर। क्रे called the father of supercomputing in 1976। क्रे 1 जो था वो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको इंट्रोड्यूस किया सेमोर रोगर क्रे ने, और इसने अपने नाम पे इसका नाम रखा, ठीक है, क्रे 1, ठीक है। और यही जो सेमोर रोगर क्रे, इसी को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, और इसने ये कब बनाया? 1976। क्लियर इतना? ये हो गया एक फैक्ट रिलेटेड टू सुपर कंप्यूटर। दूसरा देख लो, परम 8000, ये जो परम 8000 था, ये पहला सुपर कंप्यूटर था कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। इंडिया ने पहला अपना जो सुपर कंप्यूटर बनाया वो था परम 8000 बाय CDAC डैक इन 1990, ठीक है। अच्छा, इसमें कंट्रीब्यूशन किन का रहा था? डॉक्टर विजय पी भटकर इज वन ऑफ द इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड साइंटिस्ट एंड IT लीडर ऑफ इंडिया। ही इज नोन एज द मैन बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो यही वो आदमी है जिसका हाथ था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने में। तो क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है, कहाँ गया? डॉक्टर विजय पी भटकर, ठीक है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट तीसरा फैक्ट याद रखो सुपर कंप्यूटर को रिलेटेड, ठीक है। तो परम सिद्धि AI, यानी कि AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। परम सिद्धि इज द लेटेस्ट मिशन इन द सीरीज ऑफ परम सिद्धि। AI is a high performance computing artificial intelligence HPC-AI and by the far the fastest supercomputer developed in India, ठीक है। ये जो लेटेस्ट है परम सीरीज का, तो उसका नाम है परम सिद्धि या HPC-AI। ये जो है अभी तक का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने डेवलप किया अपनी कंट्री में, राइट। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, फैक्ट नंबर 4 क्या है? द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC एंड IIT गांधीनगर अनवील परम अनंता इंडियाज लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक। चलिए कोई मसला नहीं, याद रख सकते हो, रट्टा ही मारना है इसको, और कुछ दूसरा चारा है नहीं। तीसरा, 2 सुपर कंप्यूटर्स फ्रॉम इंडिया, परम सिद्धि AI और मिहिर MIHIR,
ठीक, हैव मेड इट टू द टॉप 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहता है वेल एंड गुड, नहीं रहता तो कोई मसला नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट फैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, द टू सिस्टम्स हैव बीन रैंक्ड 63rd एंड 146 रेस्पेक्टिवली एंड रिमेन द ओनली टू सुपर कंप्यूटर्स फ्रॉम इंडिया इन द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ टॉप 500 रिलीज्ड ऑन नवंबर 18 2020। दिस इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कोई नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हो इस पॉइंट को। चलिए जी, यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। अर्लियर यानी कि पहले द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो था टॉप 500 में, तो वो था फुगाकू, और ये फुगाकू सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? जापान में विद ए लिन बैंक बेंचमार्क स्कोर 415 PF-फ्लॉप्स, तो ये इसका बेंचमार्क रहा था। फॉलोड बाय समिट, अब दूसरी रैंक पर जो था वो समिट था। समिट किनका था? यूएसए का। और इसमें जो इसका बेंचमार्क लिनपैक बेंचमार्क था वो था 266.67 FPF फ्लॉप्स या P फ्लॉप्स बोलो या PF फ्लॉप्स बोलो। ओके, हाँ जी, अभी आज की डेट में लेटेस्ट जो है सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट, दुनिया का फास्टेस्ट है, वो अमेरिका ने बनाया है, यूएस फ्रंटायर। ठीक है, यूएसएस फ्रंटायर सिस्टम इज नाउ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये कब है? मई 2022 के अकॉर्डिंग, लेकिन आज 2024 की डेट में भी यही फ्रंटायर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ओके, चलिए जी, अभी आपने एक टर्म देखी थी, ये पी फ्लॉप्स क्या होता है? पी फ्लॉप्स क्या होता है? तो फ्लॉप्स मैंने आपको बोला है कि स्पीड है, मेजर करेंगे हम इस चीज़ को। ठीक है, मेजर करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड किस में? फ्लॉप्स में। ठीक है, लेकिन ये पी इसके साथ जोड़ा है, तो इसका मतलब है पेटा फ्लॉप्स। अब ये पेटा क्या है? ये है बेटा यूनिट मेजरमेंट कैलकुलेशन का। तो आगे मैं आपको बताओगे ये पेटा क्या होता है, बीटा क्या होता है, गीगा क्या होता है। तो व्हाट इज पी फ्लॉप्स? इन कंप्यूटिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड फ्लॉप्स। ठीक है, और इज ए मेजर ऑफ कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इससे हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस या स्पीड को मेजर कर सकते हैं। यूजफुल इन फील्ड्स ऑफ साइंटिफिक कंपटीशंस एंड रिक्वायर फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस। ठीक है, 1 पीटाफ्लॉप होता है बराबर इतना। 1 पीटाफ्लॉप्स किसके इक्वल होता है? 10 to the power 15 फ्लॉप्स। ठीक है, इसके इक्वल। और ये क्या है? पी फ्लॉप्स है। ठीक है, तो इतनी इसकी स्पीड है, और इसकी स्पीड अभी यहाँ पे नहीं है, गूगल कर लेना यूएस फ्रंटायर सिस्टम की स्पीड कितनी है। ये आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा है। ओके, फ्रंटायर एंड समिट से ये बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये समिट की पिक्चर है, आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस होता है। इतना बड़ा, कितना बड़ा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब देखेंगे छोटे छोटे कुछ शॉर्टकट्स, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हो जाएगा आपका जो भी मैंने आपको अभी तक इस लेक्चर में पढ़ाया। साइज कंपैरिजन करेगी तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, और उसके बाद सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कंप्यूटेशनल पावर, या हम बोलेंगे कैलकुलेट किस तरीके से करते स्पीड इनकी। ठीक है, सबसे कम माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर जो होता है वो किसको होता है? सुपर कंप्यूटर को होता है। तो ये इस तरीके से ना, ए इस तरीके से बी, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये साइन ग्रेटर देन होता है। चलिए, बेस्ड ऑन वर्क अब हम देखेंगे कंप्यूटर्स को डिवाइड करेंगे, बेस्ड ऑन वर्क इनके क्लासिफिकेशन करेंगे कंप्यूटर्स के, मतलब। ठीक, तो बेस्ड ऑन वर्क क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? ये सिग्नल्स पे काम करता है, जैसे कि दीज कंप्यूटर्स कैरी आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, स्पीडोमीटर्स, सेस्मोग्राफ, एनालॉग कंप्यूटर,
ये क्या, एनालॉग कंप्यूटर कैन परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस साइमल्टेनियसली, इट यूजेस कंटिन्यूअस वेरिएबल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड यूटिलाइजेस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करता है और उनका यूज़ होता है अलग अलग स्पीडोमीटर्स में, सिस्मोग्राफ, या हमारे हॉस्पिटल्स में होता है, बाकी सारी जगहों पे इन एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स की मतलब ये कैसे होता है, इसका अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होती है इसकी, ठीक है। ये हो गया एनालॉग कंप्यूटर, ये फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर होता है ये सिग्नल, ये क्या, बाइनरी डिजिट्स पे काम करता है, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स पे ये काम करता है। वो तो बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, 0 and 1, ये कुछ इस तरीके से ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इस तरीके से ये करता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है। तो इस तरीके से ये डिजिटल कंप्यूटर, दीज डू वर्क बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। बाइनरी डिजिट्स को ये कैलकुलेट करते, उनको एनालाइज करते और उस तरीके से ये काम करते हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर नॉट ओनली परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बट आल्सो कंबाइन्स द बाइट्स टू प्रोड्यूस डिजायर्ड ग्राफिक्स, साउंड्स, डेस्कटॉप इसकी एग्जांपल है। तो ये एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही नहीं करता है, बाकी डिजायर्ड ग्राफिक्स, साउंड्स वगैरह भी क्रिएट करता है, बनाता है, ठीक है। ये ज़्यादा यूज़फुल कंप्यूटर है। लेकिन जो बड़ी बड़ी जगह है जहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर फेल होता है वहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कहाँ कहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पीडोमीटर्स में ये यूज़ होता है, सिस्मोग्राफ है ना, सिस्मोग्राफ मतलब इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जिससे हम मेजर करते हैं। अब अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर ऐसा है जिसमें दोनों फीचर्स है, एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, तो उनको हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर उनको कहते हैं, ठीक है। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। तो इन मशीन्स को, ये जो हाइब्रिड मशीन्स होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर मशीन्स जो होते हैं, इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल्स में, लाइक ECG, डायलिसिस, है ना। और यहाँ पे हम इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पे दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस डेटा की भी ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पे बाइनरी डेटा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल कंप्यूटर्स। इतना क्लियर, ओके जी। अब हम देखेंगे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन पर्पस, यानी कि पर्पस के हिसाब से कंप्यूटर्स को हम क्लासिफाई करते हैं। एक होता है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। जनरल पर्पस कंप्यूटर मतलब छोटे मोटे लेकिन बहुत सारे काम, ठीक है। छोटे मोटे काम करने होंगे लेकिन बहुत सारे करने होंगे, तो उसको हम कहें, जो उन कामों में यूज होगा कंप्यूटर, उसको हम कहेंगे जनरल पर्पस कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोज कंप्यूटर्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय चेंजिंग द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस टू मेक स्मॉल डेटाबेस कैलकुलेशंस, अकाउंटिंग। Personal computers including desktops, notebooks, smartphones and tablets all are examples of general purpose computers। और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर किसी स्पेशल काम के लिए बने होते हैं, जैसे कि ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, इसी तरीके से ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, मल्टीमीडिया कंप्यूटर। तो ये क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, तो ये उसी चीज़ के लिए बने होते हैं, ओके। अब मिसलिनियस टाइप्स में आप देख सकते हो नैनो कंप्यूटर होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे साइज़ में ये होते हैं, जैसे कि रास्पबेरी पाई है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं स्कूल्स में, टीच साइंस टू चिल्ड्रन, इस तरीके से ये छोटे मोटे मतलब वो वाकी टाकी सिस्टम के कंप्यूटर होते हैं। अच्छा, एक और होता है क्वांटम कंप्यूटर। अब ये क्वांटम कंप्यूटर आपने देखा होगा वर्ड, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। तो ये वर्क करता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम फिजिक्स पे, ठीक है, क्वांटम सुपरपोजिशन एंड क्वांटम इंटेलिजेंट। तो डेविड डश जो है फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग है, तो डाटा यूनिट इज कॉल्ड क्यूबिट। क्यूबिट में इसका हम मेजरमेंट करते हैं, इसका डाटा यूनिट क्यूबिट होता है। और ये जो एलन ट्यूरिंग है, यही जाना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और फादर ऑफ कंप्यूटर इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे चार्ल्स बेबेज, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है, एलन ट्यूरिंग, राइट। तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं पाज लेता हूँ।
तो गाइज अब हम देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जाओ, आपको देखने को मिलेगी कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। इसी तरीके से एजुकेशन पर्पज, साइंस, गवर्नमेंट एरियाज, मेडिकल, आर्ट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, एडवर्टीजमेंट एंड बिजनेस सेक्टर में हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। और इसका आज की डेट में कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हर एक जगह पे, हर एक फील्ड में होता है, ठीक। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था, हर बार ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जो अभी का आप कंप्यूटर देख रहे हो, अभी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, इतने डेवलप हो चुके हैं, इतना मतलब कंप्यूटराइज्ड पूरा वर्ल्ड हो चुका है, एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुका है एक वर्ल्ड इस कंप्यूटर की वजह से। तो हमेशा से ऐसा नहीं था, ठीक है। कंप्यूटर में जनरेशन के हिसाब से चेंजेस आने लगे, मॉडिफिकेशंस आने लगे और इस तरीके से ये डेवलप होने लगा ये सिस्टम, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम इसको समझते हैं कि क्या ये कंप्यूटर जनरेशन या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, कैसी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कि जो जनरेशंस है इनको हम डिवाइड करते हैं 5 कैटेगरीज में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है। अब इनकी डेट्स को थोड़ा सा याद रखो, रटिफिकेशन मार के। पीरियड था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आ गए कब आ गए, 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब, 1956 से 1963, फिर 1964 से 1971, फिर 1971 से प्रेजेंट तक फोर्थ जनरेशन, और प्रेजेंट एंड बियॉन्ड यानी कि आज और आज के बाद फिफ्थ जनरेशन काम करेगा, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना 1G 2G 3G 4G 5G के साथ ना, ये वो नहीं है, ये जनरेशंस है, ठीक है। अब बात करेंगे सर्किटरी, यानी कि इनमें सिस्टम कैसे काम करता था। देखो, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वहां पे यूज किया जाता था वैक्यूम ट्यूब्स का, वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, ठीक है। फिर जब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया, तो वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने। किसने? ट्रांजिस्टर्स ने। तो फिर थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर रिप्लेस हो गए इंटीग्रेटेड चिप्स से, ठीक है, जो सिलिकॉन से बने होते थे। तो इसी तरीके से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में आ गया माइक्रो प्रोसेसर, VLSI प्लेयर हम बोलते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इसने रिप्लेस किया इंटीग्रेटेड चिप्स को। याद रखना, यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स, फोर्थ में प्रोसेसर एंड फिफ्थ में जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है इसमें ULSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ओके, चलिए अब मेमोरी देखेंगे कि इन जनरेशंस में कैसे क्या होती थी, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी, तो बेटा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसकी मेमोरी देखो 20 KB थी, यानी कि लेस देन जो फोटो होते हैं हमारे पास, एक मतलब लो क्वालिटी की फोटो, उससे भी कम मेमोरी थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। फिर जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है तो मेमोरी थोड़ी सी बढ़ गई, 128 KB थी। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में 1 MB तक। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर टाइप एंड वेरी हाई स्टोरेज हुआ करती थी, और आज की डेट में अनलिमिटेड स्टोरेज होती है, ठीक है। VLSI एंड ULSI अनलिमिटेड भी नहीं होते, तो हम कह सकते हैं नियर टू अनलिमिटेड। ओके जी। फिर प्रोसेसिंग स्पीड की अगर हम बात करेंगे इन जनरेशंस में, तो जो पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें था 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ये IPS मीन्स इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। जब मैं आपको सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये क्लियर करूंगा कि ये इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड क्या होते हैं। तो फिलहाल सिंपली आप याद रखो, प्रोसेसिंग स्पीड जो थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वो कितनी थी, 300 IPS, 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। तो सेकंड में भी वही थी 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो थर्ड में क्या हो गई, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। तो इतना ज्यादा मॉडिफिकेशन, इतनी ज्यादा चेंज आ गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। और जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर था तो उसमें ये तीसरे से भी ज्यादा तेज था, और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है ये वेरी फास्ट है। ओके,
अब हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरीके से काम करती थी इन जनरेशंस, अलग अलग जनरेशंस में। ठीक है, जो पहला कंप्यूटर बना फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें काम होता था असेंबली लैंग्वेज का यूज होता था। ठीक है, आगे में आपको पढ़ा होगा असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, लेकिन फिलहाल आप याद रखो असेंबली लैंग्वेज का यूज वहां पे होता था। असेंबली लैंग्वेज को फिर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज पे ये काम करता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसी तरीके से जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आ गया वो लिखा गया था हाई लेवल लैंग्वेज में, यानी कि फॉरट्रेन इसको हम फार्मूला ट्रांसलेटर कहते हैं। इसी तरीके से कोबोल होता है, अलगोल होता है, अल्गोरिथमिक लॉजिक। ठीक है, तो इसी तरीके से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी यूज करी गई, सी या सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस। ये जो फॉरट्रेन, सी प्लस प्लस, जावा है ना, इनको कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं बेटा, इनको हाई लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में सी प्लस प्लस, जावा का यूज हुआ। तो ये क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। इनको भी याद रखो दिमाग में। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से JKSSB एग्जाम में पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नीचे 4 ऑप्शंस होंगे, तो कोई ऑप्शन वहां पे ये होगा इनमें से कोई, तो वो आंसर आपको टिक करना है। या क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पे फॉर एग्जांपल कोई एक ऑप्शन होगा MS ऑफिस या MS वर्ड या एक्सेल होगा, कुछ हो सकता है और कुछ हो सकता है ना। तो उस हिसाब से आपको मतलब क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करना है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ऑल द हायर लेवल लैंग्वेजेस न्यूट्रल नेटवर्क्स। ओके, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आते थे। ठीक है, यूनिवेक एंड एडवेक याद रखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स है। IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600D, यूनिवेक एंड 1108। तो ये है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन। तो इसी तरीके से ये कंप्यूटर्स आपको देख रहे हैं, IBM 360, IBM 3 मतलब थर्ड जनरेशन, IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज, तो ये है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इसी तरीके से पेंटियम सीरीज, अभी आज की डेट में अगर आप मोबाइल फोन लाते हो या अपना लैपटॉप लाते हो तो आप देख सक रहे हो वहां पे मतलब जो उसका बीच वाला सिस्टम होता है पेंटियम सीरीज का होता है, मल्टीमीडिया कार्ड सिमुलेशन वगैरह होता है। तो ये फोर्थ जनरेशन का है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आज की डेट में अब हो रहे हैं और फ्यूचर में ये बर्बादी कर देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स पूरे सिस्टम को ही हिला डालेगा। ठीक है, दुनिया को ही। चलिए जी, अब आपको मोटा मोटा मैंने आपको क्या कहा कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स कुछ इस तरीके से होते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स ये शक्ल आप देख सकते हो, इनको यूज़ किया जाता था। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर्स ने, तो वो कुछ इस तरीके से। थर्ड जनरेशन में आ गया इंटीग्रेटेड सर्किट, तो इस तरीके से इसको रिप्लेस किया। फोर्थ जनरेशन में आ गए ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। अपने मोबाइल फोन उसमें भी आप देख सकते हो, ये चिप आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसने रिप्लेस किया IC इंटीग्रेटेड सर्किट को। और जो फिफ्थ जनरेशन में आज की डेट में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो ये हो गया समाप्त हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, ये थोड़ी सी मतलब ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ सकते हो। बस इसको रट्टा मार के याद रखना है। रहता है वेल एंड गुड, नहीं रहता है क्वेश्चंस इजी आते हैं कंप्यूटर सेक्शन से, और ऑप्शंस से भी आराम से कंप्यूटर्स के क्वेश्चन वहां पे सॉल्व होते हैं। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आगे ये इंटरेस्टिंग है। आगे कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आगे आपके लिए ये प्रेजेंट करूँगा। लेकिन ये हिस्ट्री होती ऐसी है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स देख लो। डिफरेंस इंजन बनाया चार्ल्स बेबेज ने, फर्स्ट ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर ये था। इसी तरीके से एनालिटिकल इंजन भी चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ये मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसी तरीके से Z1 कॉनराड जूसे ने वर्ल्ड फर्स्ट फ्रीली प्रोग्राम्ड कंप्यूटर था। इसी तरीके से इसमें और एक इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, एडसेक जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया, फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम। ठीक है, एडवेक जॉन W मुचे एंड J प्रेस्पर एकर्ट, बाइनरी सीरियल कंप्यूटर।
इसी तरीके से यूनिवेक, जॉन डब्ल्यू मुचले एंड जी प्रेस्पर एकर्ट, इन्होंने फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया फॉर कमर्शियल यूज। अच्छा, ये जो होता है ना यूनिवेक, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर फॉर कमर्शियल यूज, एंड योर आंसर शुड बी यूनिवेक। ठीक है, ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जो कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था, यूनिवेक। और किसने बनाया? जॉन डब्ल्यू मुचली एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने। ठीक है, इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंटेल 4004। ठीक है, इंटेल 4004, इंटेल ने ये बनाया, और फर्स्ट ये कमर्शियली अवेलेबल माइक्रो प्रोसेसर बाय इंटेल A4 बिट CPU था। ओके, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। एवोल्यूशन देखेंगे अब हम कंप्यूटर्स का, एवोल्यूशन कैसे आ गए, यानी कि कैसे कंप्यूटर्स वजूद में आ गए। तो ब्लेस पास्कल एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, इसने पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन बनाई। कब बनाई इसने? 1642। एडिंग मशीन मतलब वो खाली ऐड कर रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर की धीरे धीरे इजाद होने यहाँ से स्टार्ट हो गए। सो फिर क्या काम होता है? बॉरन गोटफ्रीड जो ये होता है, वॉन लिब्सन, ये इन्वेंट करता है फर्स्ट कैलकुलेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए इसने पहला कंप्यूटर बनाया, पहला कैलकुलेटर बनाया, सॉरी कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर बनाया। किसने? बॉरन गोटफ्राइड विल्हेल्म ने। ठीक है, इसी तरीके से कीबोर्ड मशीन्स ऑरिजिनेट हो गई कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स में। कब? 1880 में। तो यही 1880 में ही एक शख्स था जिसका नाम था हेरमन होलरेथ। तो इसने एक सिस्टम बनाया, इसने एक कॉन्सेप्ट लाया पंचड कार्ड्स का। पंचड कार्ड्स का यहाँ पे इसकी फिगर नहीं है, आप बुक या गूगल करके देख लेना पंचड कार्ड्स कैसे होते हैं। तो और इन पंचड कार्ड्स को यूज़ किया जाता था इनपुट मीडिया के लिए। ठीक है, कब तक? 1970s तक। उसके बाद आगे चार्ल्स बेबेज, जिसको फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स कहा जाता है। ठीक है, और उसने क्या बनाया? डिफरेंस इंजन। कब? 1822। ठीक, अब उसके बाद क्या काम होता है? और जो यही थे, मतलब चार्ल्स बेबेज, इसने एक डिज़ाइन किया फुली ऑटोमेटिक एनालिटिकल इंजन। कब? 1842 में। और ये क्या करता था? परफॉर्म करता था बेसिक अर्थमेटिक फंक्शंस, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, है ना। तो इसकी वजह से, इसके एफर्ट्स की वजह से नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेट हो गए, फंडामेंटल सेट हो गए, और बाद में धीरे धीरे वजूद में आ गया डिजिटल कंप्यूटर। दैट्स वाई चार्ल्स बेबेज इज नोन एज फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। ओके, चलिए, तो अब इसके बावजूद इसके अलावा भी कुछ अर्ली नोन कंप्यूटर्स है, जैसे कि मार्क 1 कंप्यूटर है। ये कब आ गया? 1937 से 44 तक। तो ये क्या काम करता था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर कंप्यूटर था, और इसको किसने बनाया? हार्वर्ड एंड IBM इन कोलैबोरेशन। हार्वर्ड एंड IBM ये क्या थे? यूनिवर्सिटी थे, कोलैबोरेशन में इन्होंने इस पे काम किया और बनाया। ठीक है, तो और ये क्या था? इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, देन उसके बाद अटानासोफ बेरी कंप्यूटर, अटानासोफ बेरी कंप्यूटर 1939-42 तक। ठीक है, इसको हम ABC नाम से भी जानते हैं, और इसमें यूज़ होता था, जैसे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ना, वैक्यूम ट्यूब्स, तो उनका यूज़ यहाँ पे होता था, और कैपेसिटर्स का भी यूज़ यहाँ पे होता था। इसी तरीके से फिर वजूद में आ गया ENIAC 1943 से लेकर 46 तक। तो ये ENIAC क्या काम करता था? इसकी फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, याद रखना ये पॉइंट। तो ये कहाँ पे बिल्ट हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। तो ये जो प्रोग्राम्स थे ये वायर्ड थे ऑन बोर्ड्स। वायर्ड मतलब इसमें वायरस, मोटी मोटी तारें हुआ करती थी। इसी तरीके से फिर आ गया वजूद में एडवेक। ये कब? डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1946 से लेकर 1952 तक। तो ये क्या था? इसकी फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बेस्ड ऑन वॉन न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। जो वॉन न्यूमैन ने स्टोर्ड बेस्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था ना, ठीक है, तो ये उसी पे काम कर रहा था, और डिस्क्रीट वेरिएबल्स पे काम कर रहा था। डिस्क्रीट मतलब फिक्स नंबर्स। इसी तरीके से फिर वजूद में आ गया एडसेक। ठीक, तो डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी फुल फॉर्म देखो, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
तो ये कहाँ पे बनाया गया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट यहाँ मैनचेस्टर मार्क 1948 स्मॉल एक्सपेरिमेंटल मशीन, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 32 वर्ड्स थी, ठीक है। ईच वर्ड ऑफ 31 बाइनरी डिजिट्स। अब बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक। और एंड पे आता है, ये एंड में नहीं मतलब इसके साथ ही यूनिवैक, ठीक है। ये यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है। ये पहला कंप्यूटर था विच वाज नॉट वन ऑफ ए काइंड, फर्स्ट कंप्यूटर विच वाज नॉट वन ऑफ ए काइंड, यानी कि ये थोड़ा सा डिफरेंट था। फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हम इसी को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ओके तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम पूरा का पूरा सिलेबस को टारगेट करेंगे। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस की कंप्यूटर कैसे आ गया, कहाँ से आ गया और इनको हम कैसे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से अब हम देख लेंगे सिलेबस और सिलेबस को टारगेट करके चलेंगे। लेकिन ये जो आपके लिए है मैंने पढ़ाए 2 लेक्चर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, रिलेटेड टू द सिलेबस है, लेकिन डायरेक्ट गिवन नहीं है हमारे सिलेबस में। बात आई समझ? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।